हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे 17वीं बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी के लिए साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ 5 से 7 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोग को जो है साइंस में सही समझ आ जाए और इसका स्रोत पता चल जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, हमको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है। और यह है कि हम लोग जो है इसके माध्यम से अपना जो साइंस के लिए जो कॉन्सेप्ट जो है वो भी कुछ ना कुछ हम लोग जो है इसमें कैसे ये ठीक हो जाए, हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, इसमें भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज शुरू करते हैं फिजिक्स का। ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है आज भी। तो ये हम लोग आज देखते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पर वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, इतना आपको ध्यान देना है कि ये अपकेंद्रन सिद्धांत पर काम करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन सिद्धांत पर काम करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ना, ये इसका मतलब होता है कि ऐसा सिद्धांत जिसमें बल जो है केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मोशन भी होता है, या फोर्स भी होता है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये जानिए कि जो केंद्र है वहां से इसका बल जो है क्या होगा, बाहर की ओर लगेगा। तो अब इसका सिद्धांत में क्या है कि कपड़ा जो है, कपड़ा को ये गोल गोल घुमाता है, ये सर्कुलर मोशन में ही बेसिकली, मतलब जो वृत्ताकार गति है उसी में ये काम आएगा। मतलब ये मोशन जो है वृत्ताकार पथ में ही जो क्या होता है, अप्लाई होता है, मतलब उसी में लागू होगा। तो मशीन गोल गोल किसी भी कपड़े को घुमाता है, इस घुमाने के क्रम में इसमें बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर लगेगा। तो बल अगर बाहर की ओर लगेगा तो कपड़े का जो मैल है वो क्या होगा, जो सर्फ या साबुन जो भी दिया गया उसके साथ वो क्या होगा, बाहर की ओर चला जाएगा। तो इस सिद्धांत पर बेसिकली काम करता है। इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए आप लोग जो है इसका वीडियो जो है देख सकते हैं, जिसका जो चैनल में अवेलेबल है। इसका अब ये कहाँ से, ये 9th क्लास का एनसीईआरटी में है। ये फिजिक्स वाला चैप्टर जो गति है या मोशन, उसमें मिल जाएगा। या फिर जो केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें है हमारी ओर की पदार्थ, क्या हमारी चारों हमारी ओर उपस्थित मौजूद पदार्थ खुद है, या इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर शायद मेरे ख्याल से 9th क्लास का है, उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, गति से है। गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति का सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो वो थे गैलीलियो, गैलीलियो इसका नाम। ठीक है, पहले साइंटिस्ट है। अब ये जो है गति वाला जो चैप्टर है 9th क्लास का एनसीईआरटी, वहीं पर ये अच्छे से दिया हुआ है, इनके जीवनी के बारे में पूरा एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है बॉक्स में करके। और उससे जो है कई सवाल पूछ सकते हैं। इनका बुक के बारे में भी दिया हुआ है, 2-3 बुक है इनका वो। ठीक है, और न्यूटन के बारे में सबको पता है, ग्रेविटेशन का खोज किया है। और 3 लॉ ऑफ मोशन दिए हैं, मतलब गति के 3 नियम दिए हैं। कैपलर के बारे में भी आपको पता है, कैपलर जो ग्रहों को गति का नियम है, ग्रहों के गति का नियम, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये केपलर के द्वारा दिया गया है। टॉलमी एक इतिहासकार भी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। और ये कहाँ से मिलेगा सोर्स, इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो, आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश। प्रकाश से, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो प्रकाश नाम का एक चैप्टर ही है क्लास 10 का एनसीईआरटी में, जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो न्यूनतम कहाँ होगी, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कांच में, और अधिकतम होगी निर्वात में। ठीक है, क्योंकि प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा है जिसको किसी भी मैंने ट्रेवल करने के लिए, संचलन के लिए उसको जो है किसका, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में
अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये 118 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम। ठीक है। और इसमें एवोगाद्रो का नियम, तो एवोगाद्रो संख्या n इक्वल टू होता है आपका, इससे पहले बता दे कि यह जो है, ये जो है आपका 9th क्लास का एनसीईआरटी। ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा, सबसे पहला बात। ठीक है। और ये सबसे लास्ट टॉपिक इसमें मोल कॉन्सेप्ट वाला में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। जिसमें मोल कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी आपको दिया गया है। तो एवोगाड्रो नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इसका वैल्यू है। ठीक है। और ये एक इटालियन साइंटिस्ट है ना, एमेडियो एवोगाड्रो, उन्हें उन्हीं ने इस नंबर का खोज किया था, उन्हीं के नाम से एवोगाद्रो नंबर या एवोगाद्रो का नियम जो है रखा गया है इस नियम को। चलिए, बाकी यहाँ ग्राहम स्लो और पास्कल स्लो है, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंस है। तो पास्कल स्लो बेसिकली ये फ्लूइड का मतलब द्रव का जो प्रेशर है उससे संबंधित है ये। और ग्राहम का नियम ये जो है ये गैसों के प्रेशर से संबंधित है, माने गैसों के दाब से संबंधित है। ठीक है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल जो है यह पृथ्वी का अपने एक्सिस में घूमने के कारण उत्पन्न एक जो है आभासी बल है ये कोरियोलिस प्रभाव। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, बेसिकली 9 10 का किसी बुक में जो है ना फिजिकल क्वांटिटी के नाम से कोई चैप्टर नहीं है। या ये जो है यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर जो है 12th क्लास का है उसमें ये मिलेगा फिजिक्स में। लेकिन ये सदिश राशि या अदिश राशि, अदिश राशि यह जो है आपको जो है जगह जगह जो है चैप्टर में ये आपको डिफाइन किया हुआ मिल जाएगा कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, इस तरह का। ठीक है। तो अगर इसके बारे में वाकई में आप जानना चाहते हैं तो आप लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है वहां आप जब फिजिक्स में वो आप इसको देख सकते हैं। एक बात ये हो। दूसरी बात, सदिश राशि में से कौन नहीं है? तो सदिश राशि कहते हैं जिसमें जो है दिशा भी होना चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो कौन है? वेग तो है, बल आघूर्ण माने टॉर्क, विस्थापन ये भी है, गति ये नहीं है। गति में जो है वो क्या होता है, ये गति में सिर्फ जो है क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा सा खिसक गया था। हाँ, ये, हाँ, और टॉर्क जो है किसी भी मोटर का जो है ये फोर्स या बल, उसमें लगने वाला बल से उससे संबंधित ये रखता है। ठीक है। चलिए, 119 का जो क्वेश्चन है वो है अपेक्षिता का सिद्धांत। अपेक्षिता इसमें हिंदी में आ गया है, या सापेक्षता होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, आपको इंग्लिश वाला वर्जन आपको दिखा दे, 119 का देखिए, ये रहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत है हिंदी इंग्लिश में, कोई बात नहीं, फिर भी आपको इंग्लिश भी एक बार देख लेना है। ठीक है। क्वेश्चन आपको हमेशा जो कंफ्यूजन लगे इंग्लिश में भी देखिए, क्योंकि इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। ये तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो सापेक्षता सिद्धांत कौन दिया था? तो ये दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। बाकी साइंटिस्ट के बारे में भी जान लीजिए कि न्यूटन के बारे में भी बताए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम। स्टीफन हॉकिंस के बारे में जान लीजिए कि कॉस्मोलॉजिस्ट है। कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं जो अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और फिजिसिस्ट भी है, बहुत बड़े भौतिक शास्त्र भी हैं। ठीक है। स्टीफन हॉकिंग, इसका एक बहुत फेमस बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो स्पेस में ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल जैसे सिद्धांतों का जो है क्या करता है, वो व्याख्या करता है। मैडम क्यूरी के बारे में आपको पता है बिल्कुल, क्यूरी पॉइंट से संबंधित है, और रेडियम और रेडिएशन और न्यूक्लियर एनर्जी इन सब खोज से ये जो है संबंध है इनका।
आप डिटेल्स इनके बारे में जो है गूगल कर सकते हैं, या फिर किसी और बुक में भी आप इसको, बेसिक बुक में भी आप इसके जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। 116वां नंबर क्वेश्चन। यदि धरती को घूमने की गति यानी घूर्णन रोटेशन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? ठीक है, पिंड का वजन क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी बॉडी है उसका जो है वजन या वेट जो है क्या होगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ये इसका ऑप्शन घट जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक सदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यदि पृथ्वी के गति माने घूर्णन गति को अगर बढ़ा दिया जाएगा, रोटेशनल मोशन को अगर बढ़ा दिया जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर कोई भी रखा हुआ वस्तु जो है उसका वजन क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो जो 0 डिग्री है, यहाँ पर जो है जी का वैल्यू ये क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है। और पोल पर जो है उसका वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ये बेसिक रूल है, थ्योरी है। ठीक है। अब अगर इसका स्पीड को अगर बढ़ाएंगे तो ये जो है ना स्पीड, जो अर्थ का स्पीड है, स्पीड ऑफ अर्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू जी। अगर स्पीड ऑफ अर्थ जो है क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा। सिंपल है। और एक इसमें फैक्ट है, जो भी क्वेश्चन पूछा ही हुआ है बल्कि, कि अगर अर्थ का स्पीड को जो है इंटू 17 टाइम्स कर देंगे तो कोई भी जो बॉडी होगा वो क्या होगा, वेटलेस फील करेगा। कैसा करेगा? वेटलेस हो जाएगा, मतलब उसमें कोई वजन जो है फील नहीं होगा इक्वेटर के पास, 0 डिग्री में। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। 120। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए हिंदी में थोड़ा सा नहीं समझ में, हम खुद भी, हम इंग्लिश में भी एक बार पढ़ दे रहे। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण, है ना, तापमान परिवर्तन के कारण अलोंग अ कंडक्टर, एक चालक में, संवाहक बोला ये चालक है, पोटेंशियल वेरिएशन, पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट। तो पोटेंशियल कहते हैं आपका, पोटेंशियल, यहाँ लिख दिया विभव। ठीक है। चलिए उसको मान लीजिए अगर विभव में अंतर आता है तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो है वह कहते हैं सीबेक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीबेक इफेक्ट कहते हैं। ये तो हो गया आपका यहाँ पर। इसके अलावा ये जो दो दे दिया है, जूल इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट, इसके बारे में भी एक एक लाइन जो है हम लोग यहाँ पर भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। तो ये इसमें जूल इफेक्ट क्या है? जूल इफेक्ट है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से किसी भी कंडक्टर में, है ना, उसका एक्सपेंशन, चाहे तो कूलिंग होगा, बेसिकली अगर हीट है तो वो कूल होगा, तो उसके वजह से एक्सपेंशन होगा, चाहे तो एक्सपेंशन होगा या एक्सपेंशन नहीं होगा। तो ये जूल इफेक्ट इस तरह से ये impact करता है। रह गया पेल्टियर इफेक्ट का बात। तो पेल्टियर इफेक्ट में भी वही है कि अगर किसी एक कंडक्टर को दो दो डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, और इन दोनों का जंक्शन है, जैसे ये वाला जंक्शन दोनों जहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है, ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इनका हीटिंग या कूलिंग जो होगा उसी को जो पेल्टियर इफेक्ट डिस्क्राइब करेगा। और थॉमसन इफेक्ट भी वही है, उसी तरह का लगभग, कि अगर किसी मटेरियल में जो है, जो कंडक्टर है, उसमें जब करंट अगर पास किया जाए
तो वो कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, उसको फंक्शन इफेक्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ अच्छा, ये जो अब इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है 10th क्लास के एनसीईआरटी, वहां पर ये आप मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला चैप्टर जो 16 नंबर आपको बताए थे, ये तो आपको ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा, ये 9th क्लास। ठीक है, और ये 10th वाला जो है विद्युत जो धारा चैप्टर है, विद्युत या विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज का क्वेश्चन आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपका तैयारी भी बेहतर कर रहे होंगे। आप वीडियो को देख के आप अपना तैयारी को और अच्छे से कीजिए। अगर किसी तरह का कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।